ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लगातार एक हफ्ते से मूसलाधार बारिश पड़ रही थी। इस गांव में बिजली की समस्या थी, जिस कारण लोग रात को अपने अपने घर में मिट्टी के दिए या फिर मोमबत्ती जलाया करते थे। इस गांव के लोगों में एक दूसरे के प्रति बहुत एकजुटता और प्रेम भाव था। सभी लोग एक दूसरे के हर कामों में मदद करते थे। सभी लोग अपना घर चलाने के लिए गांव से बाहर खेतों में थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी करते थे, जिससे उनका घर अच्छे से चल सके। अब जून का महीना लगभग खत्म ही होने को चला है और बरसात का मौसम चालू हो चुका है। कुछ लोग मोहन की चाय की टपरी पर बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और अपने अपने किस्से कहानी बता रहे हैं। अरे भाई, बारिश के इन दिनों में मोहन की चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीने में जो मजा है ना भाई, वो और कहीं नहीं है। अरे हाँ भाई, बिल्कुल सही बोला आपने। इन दिनों तो बस यही जी करता है कि पूरी रात मोहन की टपरी पर बैठकर चाय पीते पीते और बातें करते करते ही बिता दूं। अरे प्रकाश भाई, अगर पूरी रात तुमने चाय पी भी ली तो आधे महीने की तनख्वाह तो तुम्हारी यहीं चली जाएगी। इसी तरह सभी लोग आपस में हंसी मजाक करते हुए बातें करते। बारिश काफी तेज पड़ रही थी और आसमान में काले बादलों के साथ तेज तेज बिजली कड़क रही थी। तभी दूर से श्याम काका भी आते हुए दिखते हैं। अरे श्याम काका, कहाँ से आ रहे हो? भीगते हुए इतनी तेज बारिश में बीमार पड़ जाओगे। यहाँ आओ और एक कप चाय पी लो, और इसी बहाने हमें अपनी कहानियां भी सुना देना। आपकी सारी कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है। अरे हाँ भाई, सब ठीक है घर पर? और जाने का क्या है, यही कार्यालय गया था किसी काम से। अब वो काम तो पूरा हुआ नहीं और ऊपर से इतनी तेज बारिश और शुरू हो गई। अरे हाँ काका, इस बारिश से तो हम भी परेशान हैं, लेकिन इस बारिश में यहाँ मोहन की टपरी पर बैठकर सभी दोस्तों के साथ चाय पीने में बहुत आनंद आता है, और साथ में आपकी कहानियां सुनने में तो और भी ज्यादा मजा आ जाता है। अरे हाँ काका, सुनाओ ना अपने एक दो कहानी। ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो रुक जाता हूं, पर बेटा मैं तुम्हें जो कहानियां सुनाता हूं वो सब कहानियां नहीं, एक सच्ची घटनाएं होती हैं। अरे काका, चलो मान लिया आपकी सभी कहानियां सच्ची होती हैं। ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें इन्हीं दिनों की एक अपने साथ घटित विचित्र कहानी सुनाता हूं। अरे भाई मोहन, काका के लिए कप कड़क चाय लगाओ। तो ये कहानी है उस समय की जिस समय मैं 30 वर्ष का हुआ करता था। काली अंधेरी रातें और उन रातों में तेज बिजली के साथ बारिश पड़ रही थी। मैं अपने कार्यालय से अपने मित्र अजय शर्मा के घर जा रहा था। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ बारिश की बूंदें और चारों तरफ पानी ही पानी। मैं चलता जा रहा था। दूर से मुझे एक व्यक्ति दिखता है। जब मैं उसके पास जाता हूं और उससे पूछता हूं, अरे भाई क्या हुआ, यहां इतनी तेज बारिश में क्यों खड़े हो? घर का रास्ता भटक गए क्या? नहीं भाई, रास्ता नहीं भटका, बल्कि घर जाने से डर रहा हूं, क्योंकि आगे बारिश के पानी से रास्ता बंद है और जंगल के रास्ते से अकेले जाने में डर लग रहा है। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो भाई साहब, इतनी तेज बारिश में? अरे कहीं नहीं दोस्त, मैं अपने मित्र अजय शर्मा के घर जा रहा था। अरे अजय शर्मा जी, उनका घर मैंने देखा है। उनके घर को 2 रास्ते जाते हैं, एक सीधा और एक जंगल से होता हुआ। अब सीधा रास्ता तो बंद हो चुका है बारिश के पानी से, अब सिर्फ यही जंगल वाला रास्ता बचा है। थोड़ा दूर पड़ेगा, लेकिन सीधा अजय शर्मा जी के घर ही पहुंचेगा। और मुझे भी इसी रास्ते घर जाना है, तो दोनों साथ मिलकर सफर तय करते हैं। दोनों साथ रहेंगे तो डर भी नहीं लगेगा। मुझे भी इसकी बातों पर विश्वास आ गया और मैंने भी उसके साथ जंगल के रास्ते से ही जाने के लिए हाँ में सिर हिला दिया। फिर हम दोनों उसी जंगल के रास्ते से ही आगे बढ़ने लगे। चारों ओर घने जंगल, और घने जंगलों में सिर्फ जंगली जानवरों के गुर्राने की आवाज ही आ रही थी। डर तो मुझे भी काफी लग रहा था, क्योंकि इतनी तेज बारिश और ये जंगली जानवरों का गुर्राना और अनजान सड़क पर अनजान व्यक्ति जो मुझे जंगल के रास्ते से जाने के लिए कहता है, ये सब मुझे काफी अजीब लग रहा था। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैं चुपचाप उसके साथ चलता रहा। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर गहरे उतरते गए, वैसे वैसे बारिश की आवाज पेड़ों के पत्तों से टकराकर और भी ज्यादा भयानक लगने लगी। चारों ओर इतना घना अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी भी बहुत दूर तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी उस अजनबी ने अपना नाम बताया। मेरा नाम किशन है, मैं इस गांव से थोड़ा दूर पहाड़ी के उस पार वाले गांव में रहता हूं। श्याम काका मन ही मन, किशन, पहाड़ी के पार वाला गांव? आज से पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा, और रात के इस पहर में इस रास्ते पर? हाँ ठीक है किशन भाई, मेरा नाम श्याम है, मुझे बस अजय के घर पहुंचना है। किशन अचानक रुक गया और घूरकर मुझे देखने लगा। उसकी आंखें अंधेरे में भी अजीब सी चमक रही थीं। श्याम भाई, तुम्हें पता है ये जंगल बड़ा पुराना है, इसमें सिर्फ जानवर ही नहीं रहते। मुझे उसकी बातों से एक सहरन महसूस हुई। मैंने उसे टालने की कोशिश की।
हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो। जंगली रास्ते तो ऐसे ही होते हैं। चलो जल्दी चलते हैं, अजय का घर अभी दूर होगा। किशन ने फिर से चलना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसकी चाल धीमी हो गई। वो रुक रुक कर चारों ओर देखने लगा, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। ये रास्ता जो सीधा अजय शर्मा के घर जाता है, इसे लोग भूतों का रास्ता भी कहते हैं। मैंने हंसने की कोशिश की, पर मेरी आवाज लड़खड़ा गई। क्या बकवास कर रहे हो भाई, भूतों भूतों पर मेरा कोई यकीन नहीं है, सिर्फ जंगली जानवर हैं यहाँ। तो भी किशन ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। उसका हाथ छूने में बेहद ठंडा था, जैसे उसने अभी अभी बर्फ को छुआ हो। नहीं श्याम भाई, मैंने मजाक नहीं किया। कुछ देर पहले इसी रास्ते पर एक भयंकर आंधी में एक किसान बारिश के पानी में बह गया था। लोगों का कहना है कि उसकी बात पूरी होने से पहले ही दूर कहीं से किसी महिला के सिसकने की आवाज आई। आवाज इतनी नजदीक थी कि मुझे लगा जैसे वो पेड़ के पीछे ही खड़ी हो। मेरे पूरे शरीर में डर के मारे कपकपी छूट गई। मैं किशन की तरफ देखने के लिए पलटा। ये कैसी आवाज थी? किशन मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान मेरे लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। मैंने कहा था ना, सिर्फ जानवर नहीं रहते यहाँ। और अब हम अजय के घर से बहुत दूर आ चुके हैं, यहां से तुम्हारा लौटना नामुमकिन है। अचानक मेरे पीछे जमीन पर एक बड़ा और भयानक आदमी का साया दिखा। बारिश की बिजली कड़कने पर साया और भी ज्यादा स्पष्ट हो गया। मैंने पलक झपकी और तेजी से मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ बारिश की बूंदें तेजी से जमीन पर गिर रही थीं और झाड़ियों से हवा के गुजरने की सरसराहट। मुझे लगा ये मेरा वहम है, पर तभी मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी को किशन के पैरों पर डाला। वहां पैरों के निशान नहीं थे, वहां पानी के साथ घिसटने के निशान थे, और उन निशानों के पास किशन का शरीर जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रहा था। ये क्या? किशन का चेहरा एकदम से विकृत हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने भयानक गूंजने वाली आवाज में कहा, तुमने मेरे दोस्त को धोखा दिया था श्याम, अब तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी और मेरे हाथ से टॉर्च झुककर जमीन पर गिर गई। मोहन की चाय की टपरी पर बैठे ग्राहक डर और उत्सुकता से कांपते हुए, सुरेश काका, फिर क्या हुआ? अरे काका, आगे बताओ ना, क्या वो? हाँ बेटा, वो रात मेरे जीवन की सबसे भयानक रात थी। जब मैंने किशन को जमीन से ऊपर हवा में तैरते हुए देखा और उसके भयानक शब्दों को सुना, तो मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। टॉर्च नीचे गिर चुकी थी और अब सिर्फ दूर कड़कने वाली बिजली की चमक ही पल भर के लिए अंधेरे को चीर पा रही थी। तुमने मेरे दोस्त को धोखा दिया था श्याम, उसकी आवाज गूंज रही थी। मेरे दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौंधी। अजय शर्मा? किशन ने कहा था कि वो अजय का दोस्त है और वो मुझे अजय के घर ले जा रहा है, लेकिन मैंने अजय के साथ कभी कोई धोखाधड़ी नहीं की थी। कौन सा धोखा? मैं नहीं जानता तुम किसकी बात कर रहे हो। मैंने अजय को कभी धोखा नहीं दिया। किशन, जो अब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था, जोर से हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे सूखे पत्तों पर बिजली घिर गई हो। अजय शर्मा को तुमने धोखा नहीं दिया, पर मुझे दिया। तभी बिजली कड़की और उस पल की रोशनी में मैंने जो देखा, उससे मेरी रूह कांप गई। किशन के पीछे खड़ा एक दूसरा भयानक साया, जो पहले जमीन पर दिखा था, अब धीरे धीरे पेड़ों के तने से निकलता हुआ मेरी ओर आ रहा था। उसके शरीर से गीली मिट्टी और पानी टपक रहा था। अंधेरे में पीछे हटते हुए, तुम दो हो? पहला साया, नहीं श्याम, मैं एक हूं और ये सिर्फ मेरी छाया है। ये वो है जो मैं उस रात बना था, जब तुम मुझे पहचान नहीं पाए थे। मुझे कुछ याद आने लगा। लगभग 15 साल पहले इसी जंगल के किनारे एक जबरदस्त तूफान आया था। एक किसान जिसका नाम उसका नाम किशन था, वो बाढ़ के पानी में बह गया था और उसकी लाश कभी नहीं मिली थी। गांव में अफवाह थी कि वो एक जमीन के विवाद में किसी से झगड़ा कर रहा था। तुम्हें याद नहीं आया श्याम, जिस जमीन के लिए तुम अजय शर्मा से सौदा कर रहे थे, उस पर मेरा हक था। तुम दोनों ने मिलकर मुझे लालच देकर फंसाया और उसी रात मैं यहां पानी में डूब गया। बातचीत के दौरान मैं डर के मारे एक बड़े बरगद के पेड़ की ओर भागा। मैं जानता था कि अब बहस करने का कोई फायदा नहीं था। मुझे बस किसी तरह यहां से भागना था। किशन की आत्मा बहुत तेजी से मेरी ओर बढ़ी। वो हवा में लहराती हुई बारिश के साथ मिलकर एक भयानक बवंडर जैसी लग रही थी। तुम कहां भागोगे? मैंने तुम्हें अजय तक नहीं पहुंचने दिया, ताकि तुम दोनों का झूठ और धोखा यहीं खत्म हो जाए। मैं दौड़ता रहा, पर जंगल में, रात के अंधेरे में और कीचड़ भरे रास्ते पर दौड़ना लगभग नामुमकिन था। मैंने आंखें बंद करके बस जोर जोर से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। जय श्री राम, जय बजरंगबली, मुझे बचाओ। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि किशन की आत्मा बरगद के पेड़ से एक हाथ की दूरी पर रुक गई।
जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया हो। बरगद के तने पर एक बहुत पुराना लेकिन साफ दिखाई देने वाला सिंदूर लगा हुआ त्रिशूल का निशान खुदा हुआ था। किशन ने उस त्रिशूल के निशान को देखा और दर्द में कराह उठा। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा भयानक थी। ये त्रिशूल, ये मुझे आगे नहीं जाने देगा। अजय ने इस पेड़ पर त्रिशूल क्यों लगा रखा है? मुझे याद आया, अजय की मां बहुत धार्मिक थीं। वो हर साल बरगद के पेड़ की पूजा करती थीं। किशन की आत्मा अब गुस्से और दर्द से तड़प रही थी। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मैं तुम्हें अभी नहीं छोड़ूंगा, ये याद रखना श्याम, मैं वापस आऊंगा। पलक झपकते ही वो भयानक आत्मा तेज बारिश की बूंदों में विलीन हो गई। वहां सिर्फ जोर जोर से बारिश पड़ने की आवाज रह गई थी और मेरे शरीर की थरथराहट। मैं उसी बरगद के पेड़ के सहारे पूरी रात भीगता रहा। अगली सुबह जब बारिश थमी और गांव के कुछ लोग जंगल से गुजर रहे थे, तब उन्होंने मुझे वहां पाया और मैं किसी तरह अजय शर्मा के घर पहुंचा। विनोद चौंक कर, तो अजय शर्मा ही वो व्यक्ति थे जिसके साथ किशन का जमीन का झगड़ा था? नहीं बेटा, अजय शर्मा को इस झगड़े के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने उससे जमीन के कागजात के बारे में झूठ बोला था ताकि मुझे कम दाम पर जमीन मिल जाए। किशन ने सोचा था कि मैं और अजय मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं, पर असल में मैं ही लालची था। रमेश आंखों में डर लिए, और फिर क्या अजय शर्मा ने त्रिशूल लगाया था? नहीं, अजय की मां ने। उनके विश्वास ने अनजाने में उस रात मेरी जान बचा ली। उस दिन से मैंने कसम खाई कि मैं कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करूंगा। विनोद काका, आपकी कहानी सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। रमेश, यही सच्चाई है बेटा, इसीलिए मैं कहता हूं, बारिश की रातें और लालच दोनों ही बहुत भयानक होते हैं।